Hello everyone, this side Siddharth and we will discuss very important part और very important discussion होगा आज that is related to your joining process। और joining process बहुत complex है और लेकिन इतना भी complex नहीं है। आप ये वीडियो देखने के बाद में everything will be very smooth, you know। एंड दैट पर्टिकुलर ज्वाइनिंग जो मैं प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ फॉर वेरी डिफरेंट यू कैन से डिपार्टमेंट लाइक एम्स ESIC ICMR and SSC and every department। Now in this we will discuss मेडिकल सर्टिफिकेट्स किस तरह से बनते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, कितने दिन में जमा करवाना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस होगा, अटेस्टेशन जो फॉर्म दिया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको कैसे हम अरेंज करेंगे। अटेस्टेशन में करेक्टर सर्टिफिकेट्स होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट्स के 2 to 3 कॉपीज़ लगती है, तो उन पर डिफरेंट लोगों के साइन होंगे या सेम लोगों के होंगे। आइडेंटिटी पे क्या जो करेक्टर पे साइन किया वो आइडेंटिटी पे कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग प्रोफोमा भेजते हैं, जैसे नर्सिंग ऑफिसर्स को भेजा जाता है, SSO को भेजा जाता है और ESIC के UDC को भेजा जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, परफॉर्मा भेजा जाता है। देन देयर विल बी एक्सेप्टेंस लेटर। ओके, एक्सेप्टेंस लेटर जो ऑफलाइन होगा उसका ही इक्विवेलेंस जो लेटर है, जो आपका इक्विवेलेंट जिसको बोलते हो लेटर होगा, दैट विल बी सेंड टू द ऑनलाइन। और उसका क्या प्रिस्क्राइब होगा, अटेस्टेशन उसका भी ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग विल डिस्कस। अपार्ट फ्रॉम दैट विल डिस्कस वेदर अबाउट NOC रिलीविंग लेटर। ओके, एंड अभी जो रिसेंटली आप देख सकते हो कि जो SSO का डॉक्यूमेंट्स तो आ चुका है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स और या अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है, तो क्या DV और ज्वाइनिंग डेट विल बी द सेम? तो 100% सेम होगी। सेम डेट पे आपकी DV और ज्वाइनिंग करवाए जाएंगे। बात करते हैं एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन का क्या होगा, एक्सटेंशन विल नॉट बी ग्रांटेड टू यू, ठीक है। फिर भी आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन लेने के लिए ज्वाइनिंग और DV से पहले एक मेल कर दो आपके ROs को या फिर आपके डिपार्टमेंट को। देन आफ्टर फिर आप वेटिंग पीरियड में रह सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है एक्सटेंशन, वो इंडिविजुअल ROs पे डिपेंड करता है। अगर कोई इंडिविजुअल, अगर आप मैं बताऊं कोई डिपार्टमेंट का कैंडिडेट है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेडिकल्स के बारे में बात करते हैं, देन आफ्टर ऑर्डर्स एंड जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। जितने भी चेकलिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो ये पर्टिकुलर्स है, इसमें ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स पहले होगी, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देन एलिजियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। ये हर डिपार्टमेंट के लिए जरूरत नहीं है, कुछ के लिए है। ये ऑथ ऑफ सीक्रेसी, ये सब। अब आप कहोगे ये इनका पता कैसे चलेगा हमको, कैसे? तो आपको यूबॉक्स स्टडी का जो मैं टेलीग्राम, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये जो रिपोर्ट्स है ये सारी रिपोर्ट्स अपलोड करूँगा, वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बताता रहूँगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। नाउ अब ये क्या है आपके सामने, परफॉर्मा फॉर सीकिंग NAC और NOC है। ये क्या है कि ये, इससे आपको सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ सिस्टम्स में बिफोर ए पोस्ट फिल जो ऑफिस है उसको हैव टू मस्ट प्रूव दैट कि जो वैकेंसी है वो एग्जिस्ट करती थी, एंड वी हैव फॉलो द ऑल रिक्रूटमेंट्स रूल वाइल फिलिंग इट इन ए पर्टिकुलर मोड, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, चाहे आपका प्रमोशन हो या डेपुटेशन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसकी इन्फॉर्मेशन में क्या है, या आपको क्यों भेजा गया है, जहाँ पे भी अगर आपके सिग्नेचर्स के बारे में बोला जा रहा है, आपके अटेंशन के बारे में बोला जाता है, वहाँ पे आपके सिग्नेचर करने हैं कि आपको ये फिल करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ये आपका डिपार्टमेंट करेगा। ये परफॉर्मा इसलिए भेजा गया है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन एक वेरी ऑथेंटिक सोर्स से सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, ताकि आपके ऊपर कोई केस वेस ना डाल सके। तो इस चीज़ से वो बचने के लिए आपको परफॉर्मा
डाला गया है, एवरीथिंग पूरी तरीके से आपको मेंशन करना पड़ेगा। नाउ इसमें ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन अंडरटेक ये हमेशा आपके थ्रू होगा, इसमें किसी के साइंस नहीं होंगे। नाउ विल टॉक अबाउट दिस वन। ये जो आपको नज़र आ रहा है, आपको पहचान पत्र जिसको आइडेंटिटी कार्ड बोला जाता है, दैट इज गिवन इन हिंदी। इंग्लिश वाला आई विल प्रोवाइड इन यू द टेलीग्राम ग्रुप, उसको भी आप भर के और प्रोवाइड करवा सकते हो। जिसको हिंदी आती है दैट्स ओके, दोज हु डोंट नो हिंदी दे कैन फील इन इंग्लिश एज वेल एज। ठीक है, इस सभी डिपार्टमेंट के लिए, एम्स हो, ESIC हो, ICMR हो, SSC हो, एनी डिपार्टमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, एनी मिनिस्ट्री जहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है। ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग इट विल डिस्कस अबाउट योर मेडिकल सर्टिफिकेट्स। मेडिकल सर्टिफिकेट से जाने से पहले आई विल डिस्कस सम पॉइंट्स, ओके, दैट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, दैट इज कि आपको मेडिकल कैसे करवाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो मेडिकल में क्या होता है, जैसे जस्ट सपोज दिस इज योर एम्स और ESIC डिपार्टमेंट से आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है, या किसी भी डिपार्टमेंट से है। अगर आपका एम्स से किसी का ज्वाइनिंग लेटर आया तो एम्स में करवाना, ESIC से आया तो ESIC एम्स में करवा सकते हो। अब क्या आपको RO में करवाना ज़रूरी है, या हेडक्वार्टर, या आपके जो नियर बाई कोई भी RO है या हेडक्वार्टर है वहाँ से करवाना ज़रूरी है? देखो सिंपली होता क्या है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसको बनवाने के लिए 1 to 2 days लग सकते हैं आपके। तो आई रिकमेंड यू बिफोर ज्वाइनिंग यू कैन गो फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट नियर बाई योर ESIC, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन एम्स वालों के लिए होगा जिसमें हो आपका वो। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसलिए मैं बता रहा हूँ ESIC इनसे, वो एक तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट। मान लो आप ESIC में सिलेक्शन हुआ है, ESIC करवाओगे तो बेटर होगा, एम्स में से करवाओगे तो एम्स से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेने में उनको टाइम नहीं लगता। यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, इन सबकी साइन की। तो एवरीथिंग विल आई डिस्कस। मान लो आपका एम्स में सिलेक्शन हुआ है, तो एम्स में इसका क्या प्रोसेस होता है। जब जैसे आप एम्स में जाओगे तो आपको क्या करना है, आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है जो आपको मेल किया गया है या फिर आपके ऑफलाइन आया है, अपॉइंटमेंट लेटर की 1 कॉपी लेके जानी है। अगर आपका एम्स में हुआ तो जैसे जस्ट सपोज आपका एम्स ऋषिकेश में हुआ तो एम्स ऋषिकेश का आपका CRN नंबर जनरेट करने हैं। आप CRN नंबर कैसे जनरेट करने हैं, CRN नंबर जनरेट करने वहाँ का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपके आधार कार्ड की डिटेल्स भरनी है, एंड आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवाना है। और एज ए पेशेंट्स आपको क्या करना है, एज ए पेशेंट आपको उसमें डिटेल भरनी है एज ए पेशेंट। तो वो जैसे भरोगे उस एप्लीकेशन में तो वो CRN नंबर देगा। उस CRN नंबर को कहाँ करना है, उस CRN नंबर को आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसकी, जैसे मान लो 3 to 4 पेज आएंगे, यहाँ पर लिख देना है। देन जो यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, लास्ट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। जैसे मान लो आपका नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ, और उस दिन की डेट डाल देना। ये आपको सबमिट करवाना है विद योर आधार कार्ड फोटोकॉपी। कहाँ पे, काउंटर पे। और उन कौन से काउंटर पे, जो आपके या तो कॉलेज के होंगे या फिर आपके ज्वाइनिंग वाले स्टाफ वाले काउंटर पे, जहाँ पे रिसिप्ट करती है फॉर मेडिकल पर्पस। ठीक है, जमा करवाओगे, उसके बाद में वो एक आपको रिसिप्ट देंगे। उस रिसिप्ट में कौन कौन सी जाँचें होंगी वो लिखे होंगे। बेसिकली कौन कौन सी होगी, इसमें आपकी यूरिन, ठीक है, ENT का लिखा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट योर बायोकेमिस्ट्री का जो भी है आपकी ब्लड सैंपल से रिलेटेड ये होगा, वेट से रिलेटेड होगा, ENT होगा, ECG होगा, ठीक है, ECG होगा। देन देयर विल बी योर एक्सरे आल्सो, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ये होगा। अब कैसे होगा उनकी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। ये आपका जो कैंडिडेट का सबसे पहले स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन होगा। कैंडिडेट के स्टेटमेंट डिक्लेरेशन में हमेशा आपकी फ़ोटो पेस्ट करनी ज़रूरी है। आपका यहाँ पे क्या होगा, फ़ोटो पेस्ट होगी। ये आपको पूरे को खुद को फिल करना है, फ़ोटो पेस्ट होगी, चाहे आपका डिपार्टमेंट प्रोवाइड करे ना करे। उस फोटो पेस्ट करने पे आपका साइन कर देना सिद्धार्थ, ठीक है। उसमें आपके नाम जो भी है, यहाँ पे जो भी आपकी इशू है, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस, ट्यूबरक्लोसिस, अदर जो आपके कभी भी हुआ है, ठीक है,
वो कुछ इश्यू है आपको वो मेंशन कर देना, यहाँ पे आपके साइन कर देना सिद्धार्थ, ठीक है। देन यहाँ पे आपकी मेडिकल जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स होगी वो यहाँ पे आपका नाम, आपकी जो नेम ऑफ पोस्ट, जैसे मान लो आप सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर बने, वो कौन सी एग्ज़ाम के थ्रू आए हो, मान लो एमसीआरई के थ्रू आए हो, आपका सिलेक्शन एमसीआरई के थ्रू हुआ है। वेट, ओके, तो मान लो कि आपका एमसीआरई के थ्रू सिलेक्शन हुआ है, रोल नंबर डालना है आपको, वेट, रोल नंबर डालने हैं आपको, देन आपका एड्रेस वगैरह, ये सेशंस जैसे मान लो 2015-16 वाले में हुआ है, ठीक है। नाउ ये आ गया ना यहाँ पे फ़ोटो वाला, ठीक है। यहाँ पे आपके साइन होने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सबसे पहले आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, आपको जनरल मेडिसिन में जाना चाहिए। जनरल मेडिसिन में क्या करना है, जनरल मेडिसिन में सबसे पहले आपका वेट, खुद को ही वेट कर लेना, और आपकी हाइट, ये दो चीज़ें आप खुद से मेंशन कर सकते हो आपका नेम करके। अब देन आफ्टर आपकी हाइट और वेट करने के बाद में ये जो जनरल डेवलपमेंट है ये हमेशा डॉक्टर ही करेंगे। कौन करेगा, डॉक्टर ही करेंगे। ये दो चीज़ तो आप लिख लेना क्योंकि उनको टाइम नहीं है। टेम्परेचर वगैरह वो खुद से नापेंगे, वो पूरा मतलब वो करेंगे कौन कौन सी आपको डिजीज़ रही है, कोई कलर विजन है, जैसे मान लो आप ये सबसे पहले जनरल मेडिसिन में जाना है, जनरल मेडिसिन के बाद ईसीजी करवानी है, ठीक है। ईसीजी करवा के जनरल मेडिसिन में फिर वो आपकी बीपी नापेंगे, बीपी नापने के बाद में वो आपकी पल्स जो रेट है, SpO2 है, आपका ऑक्सीजन लेवल, वो चेक करेंगे और साइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया फिजिक, और वहाँ ये यहाँ पे साइन करवा के अटेस्टेशन करवाना किससे, HOD से, डिपार्टमेंट ऑफ हेड ऑफ जनरल फिजिशियन। उसी अकॉर्डिंग आप ENT में जाओगे सब, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग ऑप्थेमोलॉजिस्ट में जाओगे, ऑप्थेमोलॉजिस्ट में क्या होगा, आपका कलर विजन चेक किया जाएगा, ठीक है, और आपको पढ़ाया जाएगा उसमें जो भी, अगर आपकी कितनी आइज है, N/6 है, क्या है, ये है कलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, विजुअल एक्यूनिटी, ये सब हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन करवाना है ना। ENT में आपके ईयर्स चेक करेंगे वो, ठीक है, मशीन डाल के या टोर्स के लेफ्ट राइट दोनों ईयर, आपका नाक नहीं चेक करेंगे बेसिकली, लेकिन थ्रोट में आपका गला मुंह फाड़ के चेक कर लेना। उसके बाद में उसके ENT स्पेशलिस्ट के साइन होंगे और उसका अटेस्ट मतलब स्टाम्प होना ज़रूरी है। देन ये जो पार्ट है, लिम्ब ग्लैंड्स, कंडीशन ऑफ टीथ, थायराइड, ये ENT का पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, सर्कुलेटरी पल्स ये वो खुद ही चेक कर लेगा। देन नर्वस सिस्टम में आपके वो कुछ नहीं करेंगे, एक डिपार्टमेंट बायोकेमिस्ट्री होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको सर्जरी वाले में जाना है, सर्जरी में वो चेक करेंगे आपके नर्वस सिस्टम, आपको पूछेंगे क्या आपको पेट में दर्द है, ये सब पूछेंगे जनरल सर्जरी में। जनरल सर्जरी में वो खुद से भी चेक कर लेंगे पेट वेट के हाथ लगा के, अगर आपके कुछ प्रॉब्लम है तो नो करते जाना है, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। उसके साथ शुगर सेल्स कास्ट ये डिपेंड करता है, लोकोमोटर सिस्टम है ये सब, ठीक है। उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या होगा, बायोकेमिस्ट एक आपको जाना है एक्सरे डिपार्टमेंट में, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या होता है, बेसिकली रिपोर्ट्स 4-5 घंटे से होगी, तो आप एक्सरे करवाओ तो ज्वाइनिंग टाइम पे ना अपने फ़ोन पे फ़ोटो ले लेना। वो फ़ोन पे फ़ोटो लेके जो आपके स्पेशलिस्ट हो गया रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का, उसको दिखा देना, उसके साइन करवा लेना। यूरिन सैंपल लो, यूरिन सैंपल लिए, यूरिन सैंपल आप जमा मत करवाना, यूरिन सैंपल को लेके सीधे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में चले जाना, कोई भी डिपार्टमेंट हो पैथोलॉजी, और उसको बोल दो इसको आप खुद से चेक कर लो। आप जो पेशेंट लगे उनके साथ में यूरिन सैंपल मत डाल देना, ब्लड सैंपल तुरंत आप उनको ही दे देना और कह देना कि मुझे 1 दिन के अंदर अंदर सब कुछ प्रोवाइड करवा देना। इज इट ओके। देन ECG की रिपोर्ट तो आपको तुरंत दे देंगे, ECG वालों के पास साइन करवा लेते ना, इतना ही होता है, नथिंग एल्स। एक्सरे जरूर करवाना। देन आफ्टर आप जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसके साइन करवाने चले जाना। मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं मिला जाए तो असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट मिल जाएगा, या वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले लेना कि आपके डिपार्टमेंट से किसके साइन मेडिकल सुपरिटेंडेंट पे बेसिस पे होते हैं। लाइक मान लो LDC UDC है तो उनके लिए अलग ऑथोराइज सेंक्शंस अथॉरिटी होगी, SSO के लिए अलग अथॉरिटी होगी, और यहाँ पे जो भी है ये इतने लोग नहीं बैठते हैं, एक आदमी साइन कर देगा, दैट विल बी द इनफ। तो ये लगभग आपका 1 से 1.5 दिन भी टाइम ले सकता है,
ठीक है, तो ये मेडिकल से रिलेटेड है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट से जहाँ पे आप अपना नाम, एम्प्लॉयमेंट नंबर, आपके मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, मान लो आपकी कमर पे या फिर रिस्ट में आपके मॉल है तो मॉल ऑन राइट रिस्ट लिख दिया, और कोई निशाना है वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन, और यहाँ पे सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो ESIC का हॉस्पिटल है वो साइन कर देगा आपको, ठीक है। उसके अलावा ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन फ्रॉम योर साइड, क्या आपको कभी अस्थमा रहा है, कभी एलर्जी रही है, ये एवरीथिंग। आपके पेरेंट्स में, आपकी फैमिली में कुछ हिस्ट्री रही है, आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम थी, कैंसर वैंसर, ये सब, फादर को, मदर को कुछ, अब क्या कंडीशन है, सबको आपको राइट करना है, ठीक है। कुछ इश्यू भी हो तो आपको नो यस कहीं नहीं करना, अदरवाइज आपका मेडिकल क्या होगा, लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। मान लो आपके कोई इशू नहीं है लेकिन आपकी फैमिली में कोई पास्ट इशू रहा है तो आपको तो हमेशा ही नो करना है, याद रखना, अगर आपको जल्दी चाहिए। ईमानदार बनो, हर जगह ईमानदार मत बनो भाई, ठीक है। साइन वाइन हो जाएगा, आपके प्रेजेंट्स हो जाएंगे, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का साइन हो गया। इस मेडिकल सर्टिफिकेट को लेना है। देन अटेस्टेशन फॉर्म की बात करते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म की बात आई हो डन आई थिंक, ठीक है। देन देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट से चलते हैं। एवरीथिंग विल डिस्कस इन वेरी डिटेल। ओथ फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। देखो ये आपका ऑथ सर्टिफिकेट है। कौन सा सर्टिफिकेट है? ऑथ सर्टिफिकेट है। ऑथ सर्टिफिकेट में आपका साइन होगा, यहाँ पे नेम होगा, आपके हस्ताक्षर पद कौन से, और यहाँ पे ये जो साइन करोगे आप यहाँ पे उस ऑफिसर के सामने करोगे, तो यहाँ से भर के मत ले जाना इसको, ठीक है। दूसरा ये है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ अगर आपने कभी शादी की है तो आई एम मैरिड एंड हैव ओनली वन वाइफ लिविंग, ठीक है। अगर आपके एक से ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। अगर आप अनमेरिड हो तो सीधा यहाँ पे टिक कर देना, यहाँ पे आप साइन कर देना। ब्लॉक लेटर में नाम लिखोगे, जैसे सिद्धार्थ है तो सिद्धार्थ, ठीक है। यहाँ पे जिस दिन आप ज्वाइनिंग करोगे उसकी होगी, दैट्स इट। थर्ड में बात करते हैं, इसमें ये है सर्विस अंडर दिस कॉरपोरेशन, तो ये सर्विस के बारे में है। यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप पाकिस्तान से आए हो, अगर आपकी फैमिली आई है तो आपको भरना है, अदरवाइज इसको स्किप करना है। ये करेक्टर सर्टिफिकेट है। करेक्टर सर्टिफिकेट्स 2 गेजेटेड ऑफिसर से करवाना है, 2 गेजेटेड ऑफिसर, एंड बोथ मस्ट बी डिफरेंट। इस चीज़ का याद रखना, दोनों ही अलग होने चाहिए, ठीक है। आपका नाम वाम लिख दिए, उसको बोल देना कि एक ऐसा बंदे से करवाना जो आपको कम से कम 10 साल से जानता हो, कम से कम 10 ईयर्स से, ठीक है। तभी तो करेक्टर बता पाएगा ना कैसा लड़का है, बदमाश है या नहीं। सिग्नेचर उसके होने चाहिए, नेम और उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे, और विद स्टाम्प। ये जो है ये भी अच्छे खासे ऑफिसर से होना चाहिए। ये वहाँ पे अगर आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर से करवा लिए तो यहाँ पे आप कोई पुलिस के सुपरिटेंडेंट से या SI वैसाई जो भी अगर गेजेटेड फॉर्म में है तो उनसे करवाना। 2 लेके जाना है, दोनों मस्ट बी डिफरेंट, याद रखना। अब जो मैं बताया था आइडेंटिटी में जो साइन होगा क्या वो सेम होगा? वो करेक्टर सर्टिफिकेट में जिसका भी नेम है उनमें कोई एक कर देगा या फिर एकदम अलग करोगे, दैट विल बी द बेटर। तो 3 गेजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे आपके अलग अलग जगह पे। नाउ ये है आपका फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपका जैसे मान लो कि कोई यादव है तो यहाँ पे यादव लिख देगा, एंड यहाँ पे उसका नाम अनिल लिख देगा। ये वर्तमान पता, घर का पूरा पता, यानी करस्पॉन्डेंस एज वेल एज, ये पूरा लिखना है आपको। करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट भरना है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। और यहाँ पे क्या करना है कि आप कब से कब तक अगर कहीं रहे हो और उसका जो हेडक्वार्टर पुलिस का लगता है, हेडक्वार्टर, जैसे नोएडा रह रहा हूँ तो नोएडा हेडक्वार्टर उत्तम नगर में मान लो डाल दिया, ठीक है। तो वहाँ का नेम लिखना है। अगर आप पिछले 1 साल से 5 वर्षों के दौरान एक बार भी 1 वर्ष से ज़्यादा रहे हो तो, और भरना है। इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन सारी भरनी है, ठीक है। आपके पेरेंट्स का नाम, उनका अगर कोई
स्थायी है, उनका कोई व्यवसाय है, ठीक है, उनकी मतलब नेशनलिटी इंडियन है, पेरेंट्स का नाम लिख दो, आपके उम्मीदवार का नाम लिख दो, जन्म तारीख मौजूदा है या आपका है ये वाला, और ये आप जिस ज़िले में पैदा हुए वो, आपके धर्म क्या, हिंदू है तो हिंदू, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जो भी अकॉर्डिंग टू, क्या आप SC/ST से हो, 15 वर्ष की आयु से स्किल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के वर्ष दिखाते शैक्षिक योग्यता, मान लो आप 2000 में बोर्न हो और 10th क्लास आपने 2015 में किया, तो आपको कितने साल हो गए, 15 ईयर्स में, तो ये 15 ईयर्स के बाद में जो जो आपने की है, जिन स्कूलों से और कॉलेज से की है, उसका नेम, उनका फुल डिटेल होना चाहिए भाई, स्कूल की फुल डिटेल होनी चाहिए, कौन सी स्कूल है, कहाँ पे थी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो उसका पिन कोड तक लिख दो, दैट विल बी दे, कब आपने ज्वाइन किया था, जैसे मान, और कब उसका पास आउट है, तो वो जो सर्टिफिकेट पे पास आउट है ना, उसे जस्ट एक, क्योंकि ज्वाइनिंग का आपको पता नहीं है, मान लो आपने 10th क्लास नहीं पता, लेकिन 10th में मान लो कि आपको मिला है 2 मई 2015, तो उससे एक साल पहले कर लो, जैसे मान लो 1 मई 2014, याद रखना इन दोनों के बीच में 1 साल का मिनिमम गैप होना चाहिए, 1 साल का मिनिमम गैप, 8 महीने का मत कर देना। तो ज्वाइनिंग हमेशा इस तरह से भरना कि आप 1 साल पहले ज्वाइन किए, क्योंकि ज्वाइनिंग डेट आपको नहीं पता। अगर आपको पता है, आपका डिपार्टमेंट या आपकी स्कूल, कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, दैट इज़ अप टू यू। तो बट इसमें मिनिमम 1 ईयर का गैप रखना और ये भरना है। ये इसमें अगर आप ऑलरेडी किसी में जॉब करते हो तो यहाँ पे आपको लिखना है NOC का क्या फॉर्मेट होगा, आई विल डिस्कस। यहाँ पे आपके पेरेंट्स के अलावा कोई भी नॉन पर्सन है, जैसे आपका अंकल है या फिर आपके नेबरहुड में है कोई भी, ठीक है, तो उनके दोस्त दोनों के नेम होने चाहिए, उनका करंट पता होना चाहिए और उनका आपसे क्या रिश्ता है जो आपको जानते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके साइन, डेट ये लिख देना। नाउ ये जो है आपका आइडेंटिटी कार्ड है, इस पे आपका मैं रिकमेंड करूँगा सरपंच लेवल के पर्सन से, जो आपके गांव का खंड विकास अधिकारी हो, BDO हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, इनसे साइन करवाना है। यहाँ पे टीचर से मत करवाना, ठीक है, टीचर से मत करवाना। अगर करवाना चाहते हो तो कोई इशू नहीं, बट टीचर से मत करवाओ तो बेटर है, क्योंकि वो पूछेंगे कि बार बार, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट साइन होंगे। इसमें ये आपका अटेस्टेड फोटो है, इसमें आपको फ़ोटो लगानी है और आपके साइन करने हैं ऐसे, जैसे मैं मान लो सिद्धार्थ कर रहा हूँ तो ये साइन ऐसे होने चाहिए, इसको क्रॉस करते होने चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, और ये ऐसे स्टार्ट होना है, ठीक है। आपका पूरा नाम, उपनाम, जैसे मान लो मेरा पूरा नाम है अनिल यादव, नेम, वर्तमान घर का पता, ये अच्छा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 2 टाइम्स आ गया ये, ओके, वेट, ठीक है, अगेन एंड अगेन दिस इज अटैच्ड, ओके। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म आप कर ही दोगे, एंड ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपका डिपार्टमेंट फिल करेगा। इज इट ओके? नाउ विल डिस्कस अबाउट ज्वाइनिंग प्रोसेस। हो गया अटेस्टेशन फॉर्म, देखो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अटेस्टेशन फॉर्म में, यहाँ पे साइन। एक और क्लोज दिया गया आपके कि 2 पासपोर्ट फोटो लानी है आपको, क्या 2 पासपोर्ट फोटोज, रिमेंबर। उस 2 पासपोर्ट फोटोज को क्या करना है, एक आपको खाली पेज लेना है, पूरा एम्प्टी पेज, उस पर यहाँ पे एक आपने फ़ोटो लगा दी, आपने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दी, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर नेम, योर डिजिग्नेशन, किस पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, योर नेम, योर डिजिग्नेशन, और फिर आपको क्या करना है, इसको क्रॉस करते हुए अटेस्टेशन 2 गेजेटेड ऑफिसर से करवाना है, 2 जगह पे, ठीक है, बोथ मस्ट बी डिफरेंट। तो ये उसी टाइम करवा लेना जिस टाइम पे वो उन पे करवाना चाहे, तो बोल देना सर यहाँ पे भी लगा दो नेम, डिजिग्नेशन, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, और रोल नंबर जरूर मेंशन कर देना, ठीक है, ऐसे रोल नंबर, ऐसे फोटो लगा देना। आई होप यहाँ तक आपको समझ आए। ये है आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर। यहाँ अपॉइंटमेंट नंबर कौन सा होगा, जो आपके ऑफर लेटर पे, जैसे मान लो ESIC इस्टेब्लिशमेंट CRE 2016 है, ये पुट कर देना। ये आपका ज्वाइनिंग और पोस्ट होगा, कहाँ पे होगा, क्या क्या किस तारीख को होगा, कहाँ से कहाँ तक है, आपका नेम हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, इसमें फ़ोटो लगाना है, अटेस्टेशन करना है, आपका नेम, मिडिल नेम, ये सारी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा, या आपको वहाँ जब ज्वाइनिंग करने जाओगे तो भी मिलेगा, ठीक है। जो यहाँ से लेके जाना वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करना है। पुलिस वेरिफिकेशन का ये है,
आपके पास के ई मित्र पे जाओ, जिसको साइबर कैफ़े बोलते हैं अलग। ई मित्र से आपको एक आधार ले जाना है, एक आपको फ़ोटो लेके जाना है खुद की। वो ई मित्र वाले आपके डिटेल्स भरेंगे, आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेजेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपके नियर बाई थाने में भेजेंगे। कहाँ पे? नियर बाई थाने में। नियर बाई थाने में जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है? करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जो यहाँ पे साइन करवाओगे ना आप इसके लिए, उसी करेक्टर सर्टिफिकेट की एक कॉपी ले जाना है। आपका आधार मांगेंगे वो लोग, ठीक है, और आपका डोमिसाइल। तो और अगर आप कोई SC/ST कैटेगरी से हो, ठीक है, ये मैं पुलिस थाने की बात कर रहा हूँ आपके नियर बाई की, SC/ST कैटेगरी या OBC से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये 3 से 4 चीज़ पुलिस वाले मांगेंगे आपसे, ये लेके जाना है। और आपके साथ 2 लोग लेके जाने हैं, 2 पीपल, ठीक है, 2 लेके जाना है, उनसे साइन करवाने। फिर ये लोग वहाँ पे अपलोड कर देंगे। पुलिस वाले को मिठाई विठाई खिला देना ताकि आपका जल्दी काम करवा देंगे। रिमेंबर वन थिंग, पुलिस वाले जब तक नहीं खाएंगे ना तब तक आपका काम नहीं करेंगे। ये सारे स्टेट में होता है। तो सेम डे पे 100-200 रुपये की मिठाई खिला देना, समझ गए ना कौन सी मिठाई खिलानी है, ठीक है, ये खिला देना ताकि जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएं। अब बाई चांस उसके अलावा ज्वाइनिंग में क्या क्या लेके जाना है, ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो मैरिज सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। कौन सा सर्टिफिकेट? मैरिज सर्टिफिकेट। पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड लेके जाना है। उसके अलावा पासबुक, और आई रिकमेंड आपको SBI का लेके जाना है, ठीक है, पासबुक ले जाना है। दूसरी चीज़, आपके अकाउंट नंबर जरूर लेके जाना, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जब वहाँ आप जाओगे तो वो आप वहाँ पे मांगेंगे, ठीक है, अटेस्टेशन में नहीं आया, ये लेके जाना है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपके पेरेंट्स का आधार, दोनों का आधार ले जाना, मम्मी का और आपके पापा का। उसके अलावा वहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स मांगेंगे। किसकी? फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं और आप पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है समझ लो, अगर 9,000 से ऊपर सैलरी है तो वहाँ पे आएगी डिपेंडेंट फैमिली फॉर्म। जो फॉर्म नंबर आई थिंक मेरे याद नहीं, 3 दिया जाएगा, वहाँ पे भरना है। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 9,000 से ज़्यादा सैलरी है तो उनकी आपको क्या लेके जाना है? इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपके पापा प्राइवेट कर रहे हैं, 9,000 से ऊपर नहीं कमा रहे हो, समझ रहे हो ना किस तरह से 9,000 कमाना है, मतलब जिसके पापा गवर्नमेंट जॉब में नहीं है वो मत ही लेके जाना, वो डिपेंडेंट में डाल देना। जैसे, और अगर आपके बच्चा है, स्पाउस का चाहे वो कितना भी कमा रही हो, वो हमेशा डिपेंडेंट फैमिली में आएगी। जैसे अगर आप लड़की हो तो आपके हस्बैंड, और अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ, वो हमेशा डिपेंडेंट में आएगी। पेरेंट्स का तभी करना जब उनकी सैलरी 9,000 से कम है। जैसे आपके पापा कमा रहे हैं, आपकी मम्मी नहीं कमा रही, तो मदर्स का नेम जरूर नहीं लिख देना, मान लो कि फादर। लेकिन होता क्या है, आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो गवर्नमेंट जॉब की डेफिनेशन में आपकी मदर ऑलरेडी उनकी डिपेंडेंट रहेगी। क्या रहेगी? डिपेंडेंट रहेगी। तो क्या वो आपकी डिपेंडेंट है? नॉट एट ऑल, क्योंकि एक इंसान 2 लोगों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दोबारा से मैं कर रहा हूँ, अगर आपके पापा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, 9,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी है, जो ऑब्वियस सी बात है इस ज़माने में, तो आपके डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन में आपकी मदर और फादर दोनों नहीं आएंगे। अब आपके छोटे माइनर ब्रदर वगैरह है, अगर माइनर ब्रदर है यानी 18 साल से छोटा, और सिस्टर कितनी भी बड़ी हो मैटर नहीं करता, लेकिन वो अनमेरिड है, डाइवोर्सी है, तो ही उसका नेम लिखना है, अदरवाइज उसमें भी नेम नहीं लिखना है। अब आपके पापा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो क्या आपका ब्रदर और सिस्टर आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उनके बच्चे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो आप डिपेंडेंट सिर्फ आप पे आपके स्पाउस है जब आप या आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में काम करें। अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो सारे को डिपेंडेंट बना देगा, ठीक है। उसमें सारी डिटेल पूछेंगे, आपके भाई कहाँ पैदा हुआ था, पेरेंट्स कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, उनका सबका एड्रेस सेम होना चाहिए, चाहे आपका भाई बाहर पड़ा हो। ये देखो, आपका सरनेम, नेम, प्रेजेंट एड्रेस इन फुल, थाना, डिस्ट्रिक्ट, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन, होम एड्रेस इफ ओरिजिनल रेजिडेंट पाकिस्तानी। ये एक और है इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं भेज दूंगा। रेजिडेंशियल एड्रेस पूरा, कब से कहाँ तक आप रहे हो,
21 साल से पहले अगर एक भी साल कहीं दूसरी जगह उनकी है। ठीक है, यहाँ पे आपका फादर का नेम लिखना है, उनकी नेशनलिटी बाई इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन प्रेजेंट, ये वहाँ पे मिलेंगे आपको। कहाँ पे? ESIC में जाओगे, एम्स में जाओगे, मैं आपको अभी डाल दूंगा, भर देना। मदर्स का, वाइफ हस्बैंड का, ब्रदर सिस्टर, अगर ब्रदर सिस्टर शादीशुदा भी है, रिमेंबर यहाँ पे ये वाला है, ये डिटेल्स ऑफ फैमिली है। रिमेंबर ये डिपेंडेंट का नहीं है, ये डिपेंडेंट का नहीं है, ये सिर्फ डिटेल ऑफ फैमिली है। चाहे आपके ब्रदर हो, आपसे बड़े हो, उनकी शादी हो चुकी हो, उनका नेम मेंशन करना है, सिस्टर की शादी हो चुकी मेंशन करना है, उनकी नेशनलिटी इंडियन, वहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन क्या है वो, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस कहाँ है, परमानेंट एड्रेस कहाँ है, फिर आपके साइन और आपके नेम और सिग्नेचर, ये डिटेल्स ऑफ फैमिली है। रिमेंबर वन थिंग, ये डिटेल्स ऑफ फैमिली, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ फैमिली। नाउ आर यू होल्डिंग एंड हैव एनी टाइम, अगर आपके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी क्वासी गवर्नमेंट बॉडी में, ऑटोनोमस बॉडी जैसे काम किए हो तो आपको भरना है, नहीं अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे सब में आपको नो करना है। अगर कभी भी आपके ऊपर केस वेस लगा है तो यस कर देना, अदरवाइज नहीं। अगर ये लगा हो तो यहाँ पे प्लीज आल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस फॉर्म। अगर ये है और आपको कभी भी CCS रूल 1965 के अकॉर्डिंग आपको कभी भी सस्पेंड किया गया है तो उसको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, आपके नेम सिग्नेचर कर देना। नेशनल इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड, आपके अगर बच्चा है, अगर आप ऑलरेडी शादी हो और आपके डॉटर है, ठीक है, आपके सन है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भरनी है, दोनों के एक में आ जाएगी। आपकी नेशनलिटी दोनों की आपकी है, ये इंडियन, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, प्रेजेंट एज, जब आप 10th क्लास में थे तो 15 ईयर्स के थे, ये डालना है। आपका डेट, सिचुएशन, एवरीथिंग, आपका रिलीजन, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन इट। यहाँ पे आपको 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, ठीक है, एंड देन आफ्टर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, कौन सा? पोस्ट ग्रेजुएशन यू हैव टू मेंशन, डेट ऑफ एंट्रेंस, डेट ऑफ लिविंग, एग्जाम पास, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। नाउ ये आपको दिया जाता है, कोई भी आपके 2 लोकेलिटी के रेस्पॉन्सिबल पर्सन आपके साइन हो जाएंगे यहाँ पे, और डेट एंड वो। डिक्लेरेशन में बता ही चुका हूँ, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में बता ही चुका हूँ, पंचायत इंस्पेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट और इनसे मत करवाना, ठीक है। हालांकि दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर का बता ही चुका हूँ मैं आपको ये। और जैसे मान लो कि होम टाउन डिक्लेरेशन होता है, ये होम टाउन डिक्लेरेशन, होम टाउन डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि यहाँ से आपको LTC मिलना स्टार्ट होगा। LTC, जैसे LTC क्या होती है कि 4 इयर्स में मिलती है, एक होती है ऑल इंडिया LTC और एक होम टाउन LTC। आप 2 होम टाउन LTC ले सकते हो, 1 LTC की थ्रू। तो यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जैसे मेरे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है गांधीनगर, ठीक है, तो वो लिख दूंगा सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ पे दिया जाएगा, ये आपको मिलेगा नहीं। ये जब आप जिस दिन ज्वाइनिंग करने जाओगे ना उस दिन है, तो ध्यान से भरना है। अगर आप जहाँ रहते हो और इंस्टीट्यूट भी वहाँ है तो आपको होम टाउन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब भरना है, और उसके अलावा आई थिंक मैं सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, NOC और रिलीविंग लेटर की बात कर रहे हैं, दोनों लेके जाना है। आपको क्या रेजिग्नेशन देना है? बिल्कुल रेजिग्नेशन दोगे तभी वो रिलीविंग लेटर देंगे, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंशन के लिए आपके पर्सनल RO को मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो पुलिस वेरिफिकेशन का स्टेटस जब आप सक्सेस हो जाएगा, रिमेंबर जब पुलिस वेरिफिकेशन का स्टेटस सक्सेस हो जाएगा उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग करने जाना है। अब एक चीज़ क्या होती है ना कि मान लो कि आपका SSO का आज आया है और अभी तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो क्या आप ज्वाइनिंग करने जाओगे? मत करने जाना भाई, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। दूसरे दिन, जिस दिन ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, जिस दिन ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, वेट 1 मिनट, 1 मिनट, कुत्ते भौंक रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, 1-2 दिन में मत जाना, मैं पहले बता दिया, जब तक पुलिस वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ना हो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। तो फालतू में अपने किराया भाड़ा लगा के मत जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अटेस्टेशन करवा के ही जाना है। पुलिस वेरिफिकेशन का स्टेटस पेंडिंग है तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, वेरीफाइड ना हो जाए, तब तक नहीं जाना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।
तो जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद नहीं जाना, अदरवाइज मत जाना, पैसा लग जाएगा, भाड़ा लग जाएगा, किराया लग जाएगा, मुझे मत बताना भाई, ठीक है। उसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्मेट अटेस्टेशन बता ही दिया, सेल्फ अटेस्ट हो गया, मेडिकल एग्जाम का रिपोर्ट होना चाहिए, एफिडेविट नो जुडिशियल डिस्चार्ज लिविंग फ्रॉम प्रीवियस, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो, ठीक है, डिस्चार्ज रिलीविंग सर्टिफिकेट जरूरी है, अंडरटेकिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, अगर आप कुछ भूल गए हो, मान लो आपके पास में पासबुक नहीं है, तो आप कह दो एक अंडरटेकिंग लिख देना कि सर मैं ज्वाइन करने के जस्ट 2-3 बाद में दूंगा, वो कंसिडर कर लेंगे। और मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ये पेंशन वेंशन का आपको नहीं करना है, एम्प्लॉय डाटा शीट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, डिक्लेरेशन स्पाउस ये करना है, ये करना है, डिपेंडेंट फैमिली, और यस, और आई होप आई हैव कवर्ड एवरी डिटेल। और किसी को कुछ पूछना होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे कमेंट जरूर लिखना, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज मत करना, कमेंट कर देना, कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, आपका स्वागत है। अब आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना। एक और थिंग, वन मोर थिंग, आपकी ज्वाइनिंग आज की हो गई तो आपकी सैलरी कब से स्टार्ट हो जाएगी, आज से, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। प्रान नंबर जनरेट कभी भी हो जाए, डजंट मैटर, बट आपकी सैलरी विल बी स्टार्ट फ्रॉम ज्वाइनिंग डेट इटसेल्फ। तो जिस दिन ज्वाइनिंग करवाने जाओ ना, उस दिन पूरे दिन रहना, उस दिन आपका ज्वाइनिंग, आपकी सैलरी मिल जाएगी। चाहे आप एक काम करना, ज्वाइनिंग कोशिश करना, मेडिकल सर्टिफिकेट्स पे हमेशा 2 बजे से पहले साइन होंगे, कुछ डिपार्टमेंट, ठीक है। कोशिश करना 4 बजे से पहले सारा काम हो जाए, और ज्वाइनिंग करने जाओ हमेशा वो कोशिश करना 1 बजे से पहले जाओ, ताकि वो नून और फॉरनून दोनों कंसिडर करे। तो कुछ डिपार्टमेंट करते, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ज्वाइनिंग प्रोसेस। कुछ भी अगर मेरे से मिस हुआ है तो मुझे कमेंट में करके बता देना, आई विल कवर इट इन कमेंट इटसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।